करेक्ट। बट लेकिन जब कोई सैलरी आती है, जो एक फर्स्ट को जो मैसेज आता है ना टिंग करके, आई थिंक वो एक एडिक्शन है। उस एडिक्शन से बाहर कैसे आए आप? अगर आप उस कंफर्ट जोन में रहोगे कि फर्स्ट को मेरी सैलरी आएगी, आई विल स्टार्ट स्पेंडिंग एंड देन मंथ एंड तक आई विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन, उसमें से कुछ पार्ट सेव कर लूंगा। उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग। जब आपने स्टार्ट करा, हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको फ्रेग्रेंस कैटेगरी में ही कुछ करना है? जो भी आप प्रोडक्ट करते हो, जो भी कैटेगरी करते हो, इट हैज टू सॉल्व द कंज्यूमर प्रॉब्लम। आपने जब पोजीशन करा अपने ब्रांड को, वेयर डिड यू पोजीशन इट और कैसे करा आपने? We will not be able to upgrade 400 rupees consumer to a 1500 rupees consumer in a one go. राइट। But we can at least try to upgrade for a 400 rupees consumer to a 600 or 700 rupees consumer with the quality of the product. तो इस केस पे आपको लगता है कि ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस? जब भी कुछ नया फ्रेग्रेंस आता है, they definitely try, but पसंद नहीं आता है तो बस वो ट्राई के बाद ही छोड़ देते हैं। डू यू थिंक D2C इज relevant फॉर एवरी कैटेगरी? This is important for every category, but this is not relevant for every category. इज इट अ राइट टाइम अगर किसी को स्टार्टअप कर रहा है इस कैटेगरी में, अभी करना चाहिए या फिर ऑलरेडी क्लटर हो चुका है यहाँ पे? चाहे क्लेटर हुआ है या नहीं हुआ है, इफ यू आर बैटिंग ऑन योर प्रोडक्ट, अगर आप कंज्यूमर को वैल्यू फॉर मनी दे रहे हो, कभी भी कोई टाइम गलत नहीं है लॉन्च करने के लिए। तो जी, फ्रॉम कॉर्पोरेट जॉब टू अ फाउंडर, लेट्स गो बैक, स्टार्टिंग से बताओ कहाँ से शुरू हुआ ये? तो यार मैंने अपनी लाइफ जो प्रोफेशनल अपना करियर स्टार्ट किया था, इट वाज 2011 व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्किंग इन द सप्लाई चेन, बिकॉज आई एम अ फुल टाइम एमबीए इन सप्लाई चेन इटसेल्फ. So I started my career in supply chain. Then with the retail companies, I was handling the cold chain supply chain. Then moved my career with the big giants of India in the FMCG, Dabur India Limited. I worked with JK Group. Then moved my career with Healthcart. Then from Healthcart, my career journey has turned around from this big FMCG giants to a new player, because Okay. Healthcart that time was just started. स्टार्टअप, Yeah. Then after Healthcart, I was into the founding team member of Mamaearth, very well-known brand of India as of Right. now. So again, the similar journey continues. Mamaearth. Then in my last stint, I was the supply chain head for one of the big fragrance group, Bella Vita. There were multiple brands as well. After having this 14 or 15 year of experience, I thought कि यार कुछ अपना करते हैं, बहुत हो गया. बार बार कब तक ऐसे चेंज करके सिमिलर काइंड ऑफ अ रोल प्ले करेंगे. राइट। Then suddenly clicked into a mind to start this along with my two fellow founders, Rajat Khullad and Kushal Agrawal. यहाँ से जर्नी अपनी फाउंडर वाली स्टार्ट हुई. Then started this. राइट। Yeah. बट इट टेक्स लॉट ऑफ करेज। करेज तो आपका मोटिवेशन क्या था? व्हाट वाज योर मोटिवेशन कि नहीं मुझे करना है ये? मोटिवेशन देखो, जब लाइफ में आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता ना, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है. 15 साल से जॉब तो कर ही रहे थे, अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर से जॉब कर लेते. तो वो मोटिवेशन से ज्यादा आई वुड से कि यार एक जो जुनून होता है ना, आपका सपना होता है, उसको पूरा करने के लिए आपको मिल ही जाता है. बिकॉज अगर मैं और पहले अपनी लाइफ में आऊँ, सो आई एम कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. मेरे फादर का बिजनेस था. इवन ऑल द फैमिली मेंबर्स, अगर मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, ऑल वर इनटू द बिजनेस. राइट। तो वो डे वन से ना, यो चाइल्डहुड से आपको वो बिजनेस आपके ब्लड में होता है. मैंने भी बहुत छोटे छोटे स्टिंट किए थे बिजनेस में अलॉन्ग विद माय फादर, इवन उसके अलावा भी. तो वो डे वन से रहता है कि आपको धंधा करना है. और जब आपको ये माइंड में जुनून रहता है ना धंधा करना है, वो कभी छूटा नहीं मेरा. मैं आपको बताता हूँ, कई बार बीच में जॉब में मैंने अपने घर पे बोला, पापा मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरे को बिजनेस करना है. पागल पागल हो गया, इतनी बड़ी कंपनी में बैठा है, इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा है, इतना बड़ा काम संभाल रहा है, बिजनेस में आएगा, डे वन से स्टार्ट करेगा, क्या करेगा? वही तो, क्योंकि डे वन से स्टार्ट करना है वन पार्ट, उसके पेशेंस चाहिए. करेक्ट. बट लेकिन जब कोई सैलरी आती है, जो एक फर्स्ट को जो मैसेज आता है ना टिंग करके, करेक्ट. आई थिंक वो एक एडिक्शन है. करेक्ट. उस एडिक्शन से बाहर कैसे आए आप? वो ना, आपको, ये हर किसी के लिए है, एक थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर तो आना पड़ेगा. अगर आप उस कंफर्ट जोन में रहोगे कि फर्स्ट को मेरी सैलरी आएगी, आई विल स्टार्ट स्पेंडिंग एंड देन मंथ एंड तक आई विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन, उसमें से कुछ पार्ट सेव कर लूंगा. उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग. अब वो मेरे अंदर डे वन से मेरे जुनून में था. जैसा मैंने आपको बताया, सिंस माय चाइल्डहुड आई एम कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. तो वो चीज थी जो मेरे को ये हमेशा से पुश करती रही कि नहीं यार, अपना करना है, अपना करना है. एक एक जो माइंड में थ्रेट रहता है कि आप अकेले हो, यू हैव टू पुट योर माइंड इन मल्टीपल थिंग्स, तो वो चीज थोड़ा सा मेरे साथ कंफर्ट थी, बिकॉज देयर वर अदर टू फाउंडर्स. अदर को-फाउंडर्स थे. तो हम तीनों ने अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में. राइट. तो उस करेज के साथ आगे बढ़ गए. देन रिजल्ट्स इज विद अस. आई थिंक जो आपने एक साल में अचीव किया, इट इज ट्रेमेंडस. थैंक यू. राइट. मैं चाहता हूँ कि आज का डिस्कशन करें हम लोग
तो उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करें, श्योर, वुड लव सो दैट बिकॉज आपने जो अचीव करा, बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं अचीव करना बट कर नहीं पाते, उनको डायरेक्शन नहीं मिलती, क्लैरिटी नहीं मिलती, बट आई वांट कि इस एपिसोड से उन लोगों को हेल्प मिले। टेल मी, जब आपने स्टार्ट करा, हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको फ्रेग्रेंस कैटेगरी में ही कुछ करना है? बिकॉज ये कैटेगरी की ऐसी कैटेगरी है, बहुत क्लटर्ड है एंड समवट अनऑर्गेनाइज्ड भी है। तो इस क्लटर्ड कैटेगरी में आपको कैसे लगा कि हाँ कोई बिजनेस बन सकता है? I'll give a very candid answer for this and a very honest answer. हम्म, See, since day one I was into this FMCG one. राइट, Then you know some early thoughts were there कि personal care में कुछ करते हैं. When I was with Mamaearth, तो वो thought कभी mind से गया नहीं था ओके, कि अपना करना है. Mamaearth में था, then I thought कि यार personal care में कुछ करते हैं. Then later on I realized कि यार ये कि आप कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. सी एनीथिंग, जो भी आप प्रोडक्ट करते हो, जो भी कैटेगरी करते हो, इट हैज टू सॉल्व द कंज्यूमर प्रॉब्लम विच कंज्यूमर्स आर फेसिंग करेंटली. तो पर्सनल केयर में बहुत ही एक पीक आ चुका था जिस समय कंज्यूमर साइंस बैक प्रोडक्ट की तरफ जा रहे थे. कंज्यूमर को उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए था. राइट, उसमें भी बहुत सारे प्लेयर्स आ गए थे. देन आई वाज विद बेला वीटा. तो बेला वीटा के काम करने का समझ में आया कि फ्रेग्रेंस कैटेगरी करते हैं, क्योंकि फ्रेग्रेंस कैटेगरी उस समय ना जस्ट स्टार्ट हुई थी. राइट, पीपल वर लिमिटेड टू डीओ टिल 2021. डीओ मार्केट में 150 रुपए का डीओ मिलता था. उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी थी. कहीं भी जाओ बाय वन गेट वन पे डीओ मिल जाता था. इवन एक के पैसे में 3 भी मिल जाता था. तो डीओ पे थी मार्केट. देन 2021 के बाद कंज्यूमर ने शिफ्ट करना स्टार्ट किया था टुवर्ड्स द परफ्यूम. तो ये एक मार्केट ऐसा था, अनटच था. प्लेयर्स भी बहुत लिमिटेड थे. 2 प्लेयर्स ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था. एंड we were carrying the experience again about the product, about the marketing strategy, about the distribution, about everything. So we thought कि यार क्यों किसी कुछ नई जगह ट्राई करना है, why not do the same thing which we all know. Then we started this. अच्छा दुर्गेश जी, जैसे सेगमेंट है ये, इसमें सेगमेंटेशन हो रखी है. देख, एक पार्ट है जहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द कैटेगरी. दूसरा पार्ट है जहाँ पे लोकल प्लेयर्स, रीजनल प्लेयर्स जो पुराने चलते आ रहे हैं, और एक सेगमेंट और क्रिएट हो रहा है जहाँ पे स्टार्टअप्स अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं. तो आपने जब पोजीशन करा अपने ब्रांड को, वेयर डिड यू पोजीशन इट और कैसे करा आपने? This was the main trigger point. We started this because in India there are many products which are imported one, which are available at more than $2,000 or I would say more than $3,000. But the category size is very small for them because India is a price sensitive market. At the same time, they need a quality of the product. There were a category available which is a DO, which were selling at 150 rupees or let's say 200 rupees, which is a degrowing category because the consumer have started to shift towards the perfume. There are perfumes available at below 400 rupees as well, but we thought that the space between this 400 to 1000 rupees is a blank space. Okay. We will not be able to upgrade 400 rupees consumer to a 1500 rupees consumer in a one go. Right. But we can at least try to upgrade for a 400 rupees consumer to a 600 or 700 rupees consumer with the quality of the product. Okay. So we thought that we'll create a brand between 500 to 1000 rupees size. Still you will upgrade, because if I will tell you you are buying a perfume at 400 rupees, मैं आपको 600 रुपए का एक परफ्यूम देता हूँ at a better quality. Obviously you will try. अगर प्रोडक्ट अच्छा है you will come again. So this was the thought while launching. So हमने ना अपने डे वन से एक चीज पे काम किया है, which was a product differentiation. Okay. हमने, so I'll tell you about the launch strategy as well. I'll tell you about the product strategy as well. Sir, I'm just interrupting you. I'll just come back to pricing और जिसकी बात हो रही है. मुझे बताओ कि अगर जैसे आपने लॉन्च करा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैविटी है, करेक्ट, मुझे इस कैविटी में प्रोडक्ट पोजीशन करना है, करेक्ट, राइट. अगर किसी को अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करना है तो वो कैविटी कैसे डिफाइन करे, वो कैसे फाइंड आउट करे कि ये कैविटी है, इस सेगमेंट में मैं इसको हिट कर सकता हूँ? व्हाट, क्या बेसिक कुछ ब्लूप्रिंट है इसका? सी, सबसे पहले तो आपको कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी. आपके माइंड में क्या कैटेगरी है, आपको क्या करना है. देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल, देयर आर मेनी पब्लिक डेटा अवेलेबल, जहां आपको मिलेगा कि कैटेगरी साइज, कौन कौन से प्लेयर किस प्राइस पे प्ले कर रहे हैं. लेट्स से you want to launch something in the nutrition category. Right. Nutrition category में you will say what are the who are the top 5 players, किस प्राइस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, एट व्हाट साइज. लेट्स से अगर वो प्राइस पॉइंट है उनका 2000 रुपए का, उसमें वो 1 किलो बेच रहे हैं, 2 किलो बेच रहे हैं. Okay. उनका मार्केट साइज क्या है. दिस इज पब्लिक डेटा अवेलेबल. Right. इस मार्केट साइज तो ये कहाँ से मिल सकता है किसी को भी? ये आपको ओपन सोर्स है, किसी भी एआई टूल्स पे मिल जाएगा, आपको अच्छा. किसी भी इंटरनेट टूल्स पे मिल जाएगा. ये अवेलेबल है, पब्लिक डेटा है. उसके बाद
इवन कुछ और भी टूल्स है विच आर पेड टूल्स, वहां भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन का डेटा सारा। एंड आज के टाइम में ऑनलाइन ही ट्रिगर पॉइंट होता है जहां से कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है। राइट। तो लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया कि मार्केट में जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर अवेलेबल एट दिस साइज, अगर आप उसी साइज पे एक और ब्रांड लॉन्च कर दोगे तो कोई सेंस नहीं बनना, क्योंकि आप एक भीड़ का हिस्सा होकर रह जाओगे। राइट। जो प्लेयर ऑलरेडी अवेलेबल है वो आप उन्हीं का शेयर खाओगे, वो भी विद डिफरेंट पोजीशनिंग, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या, आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो हमने वही चीज सोची कि यार अगर एक 400-500 रुपए पे फिर से एक मार्केट बनाएंगे जो कि मास मार्केट है, जहां पर कुछ प्लेयर है डोमिनेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जाना इज विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस। तो व्हाई नॉट टू अपग्रेड द कंज्यूमर विद अ डिफरेंट क्वालिटी। वी थॉट कि इंडिया में ना कॉन्सेप्ट होता है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट होता है परफ्यूम का, देयर आर डीओस जिसमें आपका 3% से कम ऑयल्स होते हैं, देयर आर ईडीसी जो अगेन आपका 4 से 6% के बीच में प्ले करते हैं, देयर आर ईडीपी जो बिलो 15% ऑयल कंसंट्रेट होता है, देन वी कम एट प्योर परफ्यूम, वी कॉल इट अ परफ्यूम। ओके। वी आर द ओनली ब्रांड, इंडियन ब्रांड, जो हम 25% ऑयल कंसंट्रेशन पे अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा। अगर मैं अपने कंज्यूमर को बोलूंगा कि भाई तू 400 रुपए का प्रोडक्ट लेता है, 500 रुपए का प्रोडक्ट लेता है विच इज ईडीपी, मैं तेरे को 700 रुपए का दे रहा हूं विच इज प्योर परफ्यूम, कंज्यूमर विल डेफिनेटली ट्राई फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि इंडियन कंज्यूमर इज रेस्ट्रिक्टेड टुवर्ड द प्राइस, उसको ना वैल्यू फॉर मनी चाहिए, कि मैं सही प्राइस दूं, उसके बदले में मेरे को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। दिस वाज द मेन थॉट बिहाइंड आवर लॉन्च। तो हमने 700 रुपए का एएसपी पे प्रोडक्ट लॉन्च किया with 25% pure oil concentration, which we call it a pure perfume, which will help you to a more projection, more lasting as well. अच्छा। इंडिया का वेदर ना थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर ना स्वेटिंग होता है। इंडिया में आप देखोगे 10 महीने तो गर्मी पड़ती है, राइट। तो जहां जितनी ज्यादा स्वेटिंग होगी, आपका फ्रेग्रेंस जो आपने लगाया वो आपका बह जाएगा। जब आपके फ्रेग्रेंस में ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, which will help you to last it long. So this was the main point. और ग्लोबली क्या स्टैंडर्ड होता है? ग्लोबली अगर अच्छे ब्रांड जो वो क्या मेंटेन करते हैं? मेजॉरिटी ब्रांड प्ले करते हैं ईडीपी के अंदर। अच्छा। जो एक गुड ब्रांड है, जो एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है, वो ईडीपी पे प्ले करते हैं। दो अभी ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। इफ यू विल सी इन इंडिया, देयर आर फ्यू प्लेयर्स हु हैव स्टार्टेड टू थॉट, इवन स्टार्टेड टू लॉन्च इन दिस कैटेगरी 25%, इवन सम हैव स्टार्टेड टू थॉट ऑन 30% एज वेल। ओके। अब ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें ऑयल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, देन द प्राइस विल आल्सो बी हायर। नेचुरली। तो आपकी बॉटम लाइन हिट नहीं होती इससे? बॉटम लाइन हिट नहीं होती बिकॉज यू नो आज से 5-6 साल पहले तक जो भी कंज्यूमर फ्रेग्रेंस खरीदता था, वो ऑफलाइन मार्केट से खरीदता था। ऑफलाइन मार्केट में जाता था, टेस्ट करता था, फ्रेग्रेंस अच्छी आती थी, लेता था। राइट। बट दैट इज अ वेरी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। यू नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ कैश टू मेक इट अवेलेबल। यू विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट ईयर्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरनाइट सॉल्व नहीं होने वाला। राइट। आप इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट, जहां पर बिग मार्केट, वेरी बिग मार्केट, वेरी बिग। तो हमने बहुत सोचा कि ऑनलाइन कंज्यूमर को फ्रेग्रेंस कैसे टेस्ट कराएं। देन यू नीड अ जीटीएम। हमने सोचा कि एक ट्रायल पैक बनाते हैं। ट्रायल पैक के अंदर आपकी 6 डिफरेंट फ्रेग्रेंस होंगी, एक सर्टेन प्राइस पे उसको लॉन्च करते हैं। एंड वी हैव लॉन्च्ड अ कैंपेन कि आप हमारे 6 फ्रेग्रेंस है, आप इसको ट्राई करो। वी विल बी सेलिंग एट 399 रुपीज। आपको इसमें से एक भी अगर पसंद आता है, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको एक नहीं, इसमें से 3-4 पसंद आने वाले हैं। अच्छा। बट आपको एक भी पसंद आता है, यू अपग्रेड टू 100 ml साइज, जो आपने पे किया 399 का, दैट विल बी फुल्ली रिडीमेबल। तो आपके लिए वो ट्रायल पैक फ्री हो गया। आप ऑफलाइन में जाके फ्रेग्रेंस को ट्राई करते थे फ्री में, आपने घर बैठे ट्राई कर ली फ्री में। अगर आपको एक भी पसंद नहीं आई, सो वी विल रिफंड 100% अमाउंट विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। अच्छा। क्योंकि वी वर सुपर कॉन्फिडेंट कि हमारे प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं। इवन एक छोड़ो, कंज्यूमर आके पूछता था कि एक में तो हमने रिडीम कर लिया है, दूसरा भी हमको लेना है, अच्छा लगा, उसमें रिडीम कैसे करें? ऐसे आके कंज्यूमर पूछते थे हमसे। ओके। सो दिस वाज अ जीटीएम फॉर अस, जहां पर हमारा ट्रायल पैक सुपर सक्सेसफुल हुआ, लोगों को फ्रेग्रेंस पसंद आना स्टार्ट हो गए, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट चल पड़ा। अच्छा, ग्रेट। तो ये आप अपनी वेबसाइट से करते थे? ये अपनी वेबसाइट से करते थे, मार्केट प्लेस से भी करते थे, अमेजोन पे भी था, फ्लिपकार्ट पे भी था, एवरीवेयर वी आर सेलिंग। उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर एक कूपन कोड है, एक क्यूआर कोड है, व्हेन यू विल स्कैन इट, इट विल रीडायरेक्ट यू टू आवर वेबसाइट, जहां पर आप उसको थ्रू लॉयल्टी पॉइंट्स यू कैन बाय एनी लार्जर पैक साइज, इट विल बी रिडीमेबल। अच्छा, प्राइसिंग की हम बात कर रहे थे, दो एस्पेक्ट है। एक तो हमने कवर करा, जो आपने फॉलो करा कि यू आर गिविंग अ बेटर प्रोडक्ट, प्लस आप X+Y चार्ज कर रहे हो प्राइसिंग पे, एक ये प्रोपोजिशन है। दूसरा प्रोपोजिशन ये है कि आप सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हो, 10% कम प्राइस पॉइंट पे दे रहे हो, विच इज मोर इफेक्टिव इन इंडियन मार्केट? सिमिलर प्रोडक्ट ऐसा 10% आपने डिस्काउंट दे दिया, लेट्स से आपने 20% डिस्काउंट दे दिया,
बट कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट ट्राई करके कुछ डिफरेंट तो फील हुआ नहीं। वो नेक्स्ट टाइम जब जो दूसरा ब्रांड था वो दे देगा 15% डिस्काउंट पे, वो उसका ले अच्छा। लेगा। कंज्यूमर की ब्रांड लॉयल्टी नहीं आई। हम्म। सो आई थिंक इट अ वेरी डिफरेंटली कि आप 10% प्रीमियम चार्ज कर लो, बट प्रोडक्ट ऐसा दो जो कंज्यूमर आपको याद रखे। उससे क्या होता है कि आपकी एक तो ब्रांड लॉयल्टी होती है, कंज्यूमर आपका फिक्स हो जाता है आपके कि भाई इसका प्रोडक्ट पसंद है। whenever you will do any new launches, consumer will definitely try, क्योंकि अच्छा। उसको आपका प्रीवियस पैक पसंद आया था। अगर आपने प्रीवियस ही पसंद नहीं आया था जिसके प्राइस के लिए लिया था, वो आपके पास वापस नहीं आने वाला। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ परफ्यूम कैटेगरी की, कैटेगरी बड़ी डायनामिक है, राइट? एवरी कंज्यूमर उसका बिहेवियर ये है कि मेरे पास वैरायटी होना चाहिए, ट्रू, राइट? नंबर 1। नंबर 2, अगर कुछ नया दिखता है तो ही इज ओपन टू एक्सपेरिमेंट। करेक्ट। तो इस केस में आपको लगता है कि ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस? बिल्कुल करती है। करता है, यू हैव मेंशन वेरी करेक्टली, कंज्यूमर के वार्डरोब में 5 to 6 फ्रेग्रेंस होती हैं, राइट? और उस 5 to 6 में से आई वुड से 2 से 3 ब्रांड तो होती है। जब भी कुछ नया फ्रेग्रेंस आता है दे डेफिनेटली ट्राई, बट पसंद नहीं आता है तो बस वो ट्राई के बाद ही छोड़ देता है। ट्रू। अगर आपका पसंद आ गया तो आउट ऑफ 6 आई वुड से 3 आपकी फ्रेग्रेंस होगी, व्हिच आई हैव सीन पर्सनली। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक कि जहां पर कंज्यूमर ने बोला है कि अर्लियर आई वाज यूजिंग दिस ब्रांड, जहां पर हमारे सारी फ्रेग्रेंस थी, नाउ वी हैव शिफ्टेड टू दिस। नाउ मेरे को आपका ये भी पसंद आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है, ये बताओ अगला कब लॉन्चेस कर रहे हो। ऐसे ऐसे फीडबैक्स आते हैं हमारे पास। सो ब्रांड लॉयल्टी comes with a quality of the product. ये बेसिकली वही एग्जांपल होगा, 2-3 प्लेयर कंसिस्टेंट रहते हैं, बाकी शफल होते रहते हैं, Correct. रोटेट होते रहते हैं। Correct. लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगरी। मैं अगर फ्रेग्रेंस कैटेगरी की बात करूं, इसमें 2 सबसेट्स हैं, वन इज परफ्यूम, अदर इज डियो, जो मैंने पहले बात करी। Correct. अब 2 कैटेगरीज में हाउ डिड यू सी कि परफ्यूम कैटेगरी में एक स्टार्टअप ब्रांड बन सकता है, और क्योंकि डियो में कुछ टाइम से कोई स्टार्टअप आया ही नहीं है, Yeah. राइट? एनी स्पेसिफिक रीजन कि क्यों नहीं आ रहे डियो में कोई स्टार्टअप्स, और परफ्यूम में यू आल्सो केम इन, बिफोर यू बेलवेटा केम इन, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि परफ्यूम कैटेगरी एक्सप्लोड हो रही है इंडिया में, डियो नहीं हो रही? इसके ना मल्टीपल रीजंस हैं। As online penetration has come up, Dio is not a online market, online friendly market. Dio is good for a quick commerce market. Dio can be sold on various platforms, but from a unit of economics perspective, because while you are selling at online, अच्छा। there are a lot of cost attracted. It needs a marketing costs. It needs a shipping cost. There are many costs. So Dio में ना वो unit of economics नहीं बन पाता है। The other reason is, as I've explained, Dio में ना हार्डली 2 से 3% का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो आप कितना भी अच्छा डीओ बना लो, इट विल नॉट प्रोजेक्ट इट लॉन्ग, इट विल नॉट लास्ट इट लॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर ऑयल है ही नहीं। आप कितना भी अच्छा बना लो, ऑयल है ही नहीं। तो जब तक कंज्यूमर क्या था, डीओ क्यों ले रहा था इंडिया में 2021 तक, वहां पर ये बीच का पूरा स्पेस ब्लैंक था। या तो 3,000 रुपए वाले प्रोडक्ट थे, 4,000 रुपए वाले थे, जो हर किसी की आई वुड से पॉकेट नहीं थी 4,000 रुपए का प्रोडक्ट लेने के लिए, या फिर 150 रुपए का डीओ था, कंज्यूमर 150 रुपए का डीओ लेता। राइट। जब 2020 के 21 के बाद से देयर आर मेनी प्लेयर्स जो अपने प्रोडक्ट को 300 से लेके लेट से 1,000 रुपए का बेच रहे हैं, तो कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट हो गया, इसीलिए वो डीओ से शिफ्ट होता चला गया। 400 पे गया, पहले 300 पे गया, नाउ मैं जैसे मैंने बताया 500 पे गया, 700 पे गया, तो शिफ्ट हो रहा है। उसको चाहिए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि पहले उसने ईडीसी देखा, फिर उसने ईडीपी देखा। नाउ कंज्यूमर इज सीइंग प्योर परफ्यूम। मैंने आपको बताया 30% तक कंज्यूमर इसमें 2-3 चीजें निकल के आई, राइट? नंबर 1 इज कि कंज्यूमर समझता है कि ईडीपी और ईडीसी क्या है, क्या किस प्रोडक्ट में क्या आज का कंज्यूमर इज एजुकेटेड। आज का कंज्यूमर बिल्कुल समझता है, इवन बाय करने से पहले पूरी रिसर्च भी करता है। आज का कंज्यूमर आप अगर देखोगे, हर आपके किसी भी ब्रांड का अगर आप फ्रेग्रेंस उठाओगे, उसके पैकेजिंग पे उसके नोट्स होते हैं। कुछ नोट्स ऐसे होते हैं, सी फ्रेग्रेंस इज अ वेरी वेरी इंडिविजुअल चॉइस, राइट? मेरे को कोई नोट्स अगर पसंद नहीं आता, और आपका किसी भी ब्रांड का फ्रेग्रेंस कितना भी अच्छा है, मैं नहीं लूंगा। तो इसीलिए ना वो नोट्स लिखे जाते हैं। अच्छा। कि लेट्स से अगर आपको रोज पसंद नहीं है एंड इसमें टॉप नोट्स अगर रोज है, तो आप नहीं लोगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, बट मैं बोलूंगा यार अच्छा नहीं आया। वो अच्छा इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को रोज पसंद है। हाँ, यू डोंट लाइक इट। करेक्ट। वो सब्जेक्टिव चॉइस हो जाता है। करेक्ट। तो आज का कंज्यूमर एजुकेटेड है, पूरी चीजें देखता है, सब कुछ देखता है, उसको समझ भी आता है कि व्हाट इज ईडीसी, व्हाट इज ईडीपी, व्हाट इज प्योर परफ्यूम। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। नंबर 2 जो हम डिस्कशन कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स की, उसमें अगर किसी ब्रांड को ई-कॉम प्लेटफॉर्म पे या D2C ऑपरेट करना है, तो उसको कॉग्स वर्सेस एमआरपी रेशियो क्या होना चाहिए? किस रेंज में लाई करना चाहिए? ये बहुत सब्जेक्टिव है, बिकॉज अगर D2C इज अ वेरी डिफरेंट चैनल, यू आर सेलिंग इट ऑन वेबसाइट,
which is helpful for your brand promotion as well. Marketplace is a very different, because marketplace में there are certain commission which the marketplace charge, then certain operational cost as well. Right. अगर मैं उसकी बात करूँ तो COGS versus MRP, I would say 30% का 30% is the COGS against MRP. Then ये आपका यूनिट इकोनॉमिक्स बिठा देता है. D2C में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज D2C में आपके सारे कैंपेन, सारे एड गोज थ्रू द मेटा. राइट. तो कमीशन तो वहां जो थी, बट वो यहाँ पर आ गई मेटा की. राइट. यहाँ पर शिपिंग विल बी डिफरेंट, बिकॉज आप उसको इंडिविजुअली कर रहे हो रेदर देन द मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस के पास एक वॉल्यूम है, वो ऑलरेडी वो ऑपरेशनल डिसिप्लिन पे ऑपरेट कर रहा है, जहां पर उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इज अ स्मॉलर देन यू, बिकॉज आपने तो लॉन्च किया है, आपके पास लेट्स से 100 ऑर्डर है पर डे के, 200 है, 1000 है, 2000 है, उसके पास लैक्स है, तो आपकी कॉस्ट वहां पर ज्यादा आने वाली है. तो D2C आपका थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी वो नेगेटिव रहता है एज कंपेयर टू मार्केट प्लेस. बट D2C इन द लॉन्गर रन हेल्प्स यू टू बिल्ड अ ब्रांड. डायरेक्टली आप कंज्यूमर के पास हो, आपके पास कंज्यूमर का सारा बिहेवियर है, सारा एट्रिशन है, कंज्यूमर को क्या पसंद आ रहा है, यू कैन डायरेक्टली कॉल टू द कंज्यूमर कि भाई आपने प्रोडक्ट लिया, आपने क्यों लिया, आपने प्रोडक्ट रिटर्न किया तो क्यों रिटर्न किया, क्या पसंद आया. मार्केट प्लेस में आपको कंज्यूमर की डिटेल नहीं मिलती. राइट. सो ट्रू, D2C इज वेरी रिलेवेंट पूरा ओवरऑल ब्रांड के लिए, क्योंकि वहां पे आप डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहे हो. आप यू कैन डू मल्टीपल लॉन्चेस व्हाइल टॉकिंग टू द कस्टमर. नो टेल मी कि D2C की बात हो रही है, फ्रेग्रेंस कैटेगरी, पर्सनल की कैटेगरी समझ आता है कि ठीक है D2C इज रेलेवेंट. डू यू थिंक D2C इज रेलेवेंट फॉर एवरी कैटेगरी? बिकॉज अभी क्या हो रहा है, जो ट्रेंड हो रहा है, जो लोग फूड में भी आते हैं, दे ऑल्सो ट्राई टू गेट इनटू D2C कैटेगरी. करेक्ट. बट डू यू थिंक दिस इज रेलेवेंट फॉर एवरी कैटेगरी? This is my personal experience. This is important for every category, but this is not relevant for every category. Let's take the example of ice cream. आप आइसक्रीम बेच रहे हो, आपकी आइसक्रीम इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, राइट. और इट्स अ टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट एज वेल. इट नीड्स अ -24 टेम्परेचर थ्रू आउट द जर्नी, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन टिल इट रीचेस टू द कंज्यूमर. आपने D2C किया, आप अभी इंडिया में ना लॉजिस्टिकल इतना नेटवर्क इतना सॉल्व नहीं हो पाया थ्रू द D2C, जो आप कंज्यूमर को लेट्स से कोल्ड स्टोरेज में तो प्रॉब्लम है. कोल्ड स्टोरेज इज द प्रॉब्लम. ये तो स्टोरेज हो गया. देन स्टोरेज से लेट्स से वो डॉग पे भी आता है ना, आपको वहां तक भी पूरा कोल्ड स्टोरेज चाहिए. देन डॉग से लेके राइडर जो लेके जा रहा है बाइक, या फिर लेट्स से कोई भी थ्रू जो मीडियम है, उसमें भी आपको -24 चाहिए, अदरवाइज वो मेल्ट हो जाएगा. ऑल कंज्यूमर एक्सपीरियंस विल बी ऑन टॉस. राइट. तो वहां प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपने लेट्स से आज पिक किया, आप कल कंज्यूमर को डिलीवरी करोगे और -24 विल बी मेंटेन, क्योंकि इंडिया में नेटवर्क ही नहीं है. इसीलिए वो वहां पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है, एंड द होल एक्सपीरियंस गोज इनटू टॉस. हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं D2C के लिए, बट वो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस इतना खराब है. सो आई फील इट कि क्विक कॉमर्स इज अ वेरी रेलेवेंट मोड टू सेल दिस कैटेगरी. ओके. Because Blinkit, Zepto, Swiggy and other players also, they have set up their infra just like you will get your product in a 10 minutes or let's say 15 minutes. Right. तो वहां पर उनके पास डीप फ्रीजर है, उन्होंने आइसक्रीम ली, अपने जो टेम्परेचर कंट्रोल वाले बैग में डाली, 10 मिनट में आपके पास लाके डिलीवर कर दी. तो दिस इज रिलेवेंट फॉर यू. राइट. तो बेसिकली क्रक्स है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस मॉडल में ऑपरेट कर रहा है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट डिसाइड करें D2C करना है कि नहीं करना. करेक्ट. मतलब जबरदस्ती आंखें बंद करके D2C में ना घुसे. नहीं घुसे. राइट. अच्छा, थर्ड जो पॉइंट था हमारा कि वी मेंशन प्राइसिंग. राइट. अब डियो की प्राइसिंग, यू गेट अ वेरी गुड डियो एट $200-250. करेक्ट. बट मैं कंपेयर करता हूँ, यू गेट अ डिसेंट काइंड ऑफ अ डिसेंट परफ्यूम एट $600. व्हाई कस्टमर वुड पे 3x मनी फॉर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेनिफिट? है तो फ्रेग्रेंस है, बट आई वुड, ऐसा क्यों हो रहा है? वैल्यू सेंसिटिव मार्केट, हम प्राइस सेंसिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है? I will be little bit disagree with you on this. Similar category है, but the product is not similar at all. Okay. Product is a very different. I would say it's a opposite of the Dio. In terms of a customer problem, आपने Dio लगाया, it gives you a instant comfort कि आपने Dio लगा लिया, मुझे freshness feel हो गई. But let's say अगर थोड़ा सा भी आपने sweating किया उसके बाद, then वो it gone. एट द सेम टाइम अगर आपने परफ्यूम लगाया है, एज आई मेंशन, उसके अंदर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका मैटर करता है. देन अगर आप सस्ते से सस्ता भी लोगे ना, तो भी यार 2-3 घंटे तो लास्ट करेगा वो. डीओ आपका नहीं लास्ट करता. जो नॉन फिज डीओज आते हैं वो भी नहीं, कैसा भी डीओ ले लो वो लास्ट नहीं करता आपका. तो अगर आप परफ्यूम, इसीलिए देखो तो कंज्यूमर, आप अगर डेटा उठा के देखोगे, शिफ्ट हुआ है, बट एट द सेम टाइम
इट सेल्स एट अ हायर एसपी एज वेल। तो अगर जैसे मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूं जो हम 700 रुपए में बेचते हैं, वी गेट अ फीडबैक कि 8 से 10 घंटे की लास्टिंग आती है। अगर एट द सेम टाइम डीओ अगर कोई भी ले रहा है, उसमें अगर लेट्स से उसको आधे घंटे की लास्टिंग मिल रही है वर्सेस 8 से 10 घंटे की लास्टिंग मिल रही है, एंड द काइंड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट व्हिच एनीवन गेट्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, इट गिव्स यू अ वेरी लग्जरी फील। सो जब हम छोटे थे ना, हम डीओ को एक लग्जरी मानते थे, यार हमने डीओ लगाया है। आज अगर हम देखें तो वो परफ्यूम लगाना काइंड ऑफ अ लग्जरी एक्सपीरियंस फॉर अस। बट उसे वो ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम टैल्कम पाउडर टू डीओ, सो डीओज टू डीओज टू परफ्यूम आई थिंक हो रहा है। अभी विद इन परफ्यूम में अगर आप देखो, जैसे मैंने बताया, ईडीसी, ईडीपी, देन परफ्यूम। अब इंडिया में भी लोग 30% ऑयल कंसंट्रेशन पे काम कर रहे हैं। I'll just show you one data line also. From 2015 to 2020, जो कैटेगरी ग्रोथ थी for this fragrance category, it was close to about 7.4%. From 2021 to 2025, including 2 years of COVID, where people were not stepping out, घर पे थे, लॉकडाउन था, सब चीज़ें थी, तब भी जो ग्रोथ आई कैटेगरी की, इट इज क्लोज टू 14.7%। और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इन नेक्स्ट 5 years till 2030 this growth going to be 16% CAGR। I would say not 16, I would say close to 20% CAGR। अच्छा, तो अगर ये ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है, राइट, इंटरनल डेटा आपको पता होगा कि परफ्यूम ग्रो कर रहा है या डीओ ग्रो कर रहा है, टेल मी, इज इट अ राइट टाइम अगर किसी को स्टार्टअप कर रहा है इस कैटेगरी में, अभी करना चाहिए या फिर ऑलरेडी क्लटर हो चुका है यहाँ पे? यार आई वुड से कि चाहे क्लटर हुआ है या नहीं हुआ है, इफ यू आर बैटिंग ऑन योर प्रोडक्ट, अगर आप कंज्यूमर को वैल्यू फॉर मनी दे रहे हो, तो कभी भी कोई टाइम गलत नहीं है लॉन्च करने के लिए, किसी के लिए भी। ओनली थिंग यू विल हैव टू प्ले अराउंड योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कैसा है, अगर वो कंज्यूमर को पसंद आएगा तो कंज्यूमर आज भी लेगा उसको, कल भी लेगा। और कंज्यूमर को अगर आपका प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको कभी भी लॉन्च कर लो, एट सम टाइम ये फेल होना ही होना है। टेल मी, जो आपने अचीव करा पिछले 1 साल में, यू क्रॉस ऑलमोस्ट 150 CR एनुअल रन रेट, बहुत कम लोग कर पाते हैं ये। टेल मी व्हाट हैज वर्कड फॉर यू, ये 2-3 चीजें मेन बताओ जो व्हिच हैज वर्कड फॉर यू। So since day one, as I explained about our GTM strategy, which was a trial pack, which helped us to acquire the consumer in an initial stage. In fact, अभी भी ये strategy हमारे लिए काम करती है। आज भी I would say close to 1500 pack we are selling on a daily basis through the trial pack only. Okay. 1500 pack तो ये new consumer आता है सारा, क्योंकि existing तो आपका trial pack लेगा नहीं, उसको तो fragrance पता ही है। Right. तो ये 1500 new consumer daily आके आपकी fragrance को try करता है। This was a good strategy. Second was as we decided कि आप प्रोडक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, whatever will be the profitability, whatever will be the revenue, it's a secondary, but प्रोडक्ट पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। Okay. This was the reason our all perfume is a 25% oil concentration. In fact, our whole packaging is like कि आप उसको रीयूज करोगे। नॉर्मली क्या होता है, आपने कुछ भी खरीदा, किसी भी ब्रांड का आपने फ्रेग्रेंस लिया, आपने बोतल निकाली, जो उसका डब्बा है उसको फेंक दिया। हमारे केस में अगर आप हमारा गिफ्ट सेट देखोगे, लेट्स से गिफ्टिंग में भी आप किसी को भेज रहे हो, तो अगर आप उसका एक तो जो ऊपर का फील है बहुत ही एस्थेटिक फील है, देन उसके बाद हम लोग उसमें ना यूटिलिटी बॉक्स देते हैं, विच इज अ वुडन बॉक्स। अच्छा, तो वुडन बॉक्स यू कैन यूज इन योर होम, आप अपनी उसमें कीज रख सकते हो, ब्लॉगिंग है, एक्सेसरीज है। सो एक वहां पर कंज्यूमर के लिए ब्रांड रिकॉल हो गया, कंज्यूमर उस बॉक्स को दिन में 3 से 4 बार ओपन करने वाला है, उसको याद रहेगा ब्लाबली ब्लू ब्लाबली ब्लू ब्लाबली ब्लू, याद रहेगा। इसके अलावा अगर आप हमारा 100 ml का भी पैक देखोगे, तो एक होता है मोनो कार्टन, जैसे मैंने बताया, फेंक देते हैं, उसके अंदर हम एक ना कैन देते हैं कंज्यूमर को। अदरवाइज क्या होता है, बोतल आप रखते हो, कई बार हैंडलिंग में बोतल आपके हाथ से छूट जाती है, वो गिर के टूट जाती है। ये हम कंज्यूमर को बोलते हैं इसी कैन के अंदर रखो, इट विल गिव यू अ वेरी प्रीमियम फील, निकालो, लगाओ, देन उसी में प्लेस। अच्छा, तो होल पैकेजिंग वी हैव प्लेड कि वो कंज्यूमर को का ब्रांड रिकॉल रहे, कंज्यूमर को अच्छा लगे, कंज्यूमर को अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सुपर वाओ। सेकंड, फर्स्ट हो गया हमारी स्ट्रेटजी जीटीएम, सेकंड हो गया हमारा प्रोडक्ट, थर्ड हो गया हमारी पैकेजिंग, फोर्थ वाज द हमारा जो था टोटल कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द कंज्यूमर। हमने जितनी भी फ्रेग्रेंस आज तक लॉन्च की हैं, हम ऐसे रैंडम कुछ भी लॉन्च नहीं करते। एक ब्रीफ रहता है माइंड में कि क्या लॉन्च करना है, उसके अराउंड हम कुछ सैंपल्स बनवाते हैं, देन वी गो टू द मार्केट। ओके, वी गो टू द ओपन मार्केट, वी गो टू द मॉल, जिम्स, हाई स्ट्रीट मार्केट, हम कंज्यूमर से टेस्टिंग करवाते हैं। अच्छा, जितनी भी आज तक हमने फ्रेग्रेंस लॉन्च की, लेट्स से हमने 25 फ्रेग्रेंस लॉन्च की हैं, इट हैज गॉन थ्रू द थाउजेंड्स टेस्टिंग बाय द रियल कंज्यूमर। कंज्यूमर हमको फीडबैक देता है कि यार ये फ्रेग्रेंस मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसका फर्स्ट नोट अच्छा है बट सेकंड नोट अच्छा नहीं आ रहा है, इसका सेकंड नोट अच्छा है, फर्स्ट नहीं अच्छा आ रहा। उनके बेसिस पे हम आइटरेशन करते हैं। अच्छा, देन वी गो अगेन टू द मार्केट उस आइटरेशन के बेस पे, देन वी लॉन्च द फाइनल प्रोडक्ट। ओके। सो जब यार अपने माइंड में आप कंज्यूमर को ऑब्सेस्ड रख के काम करते हो ना, तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते,
क्योंकि एनीथिंग विच यू आर मेकिंग इज फॉर द कंज्यूमर, राइट। और आप अगर कंज्यूमर से ही फीडबैक लेके बना रहे हो तो फिर तो आपने गेम जीत लिया। तो ये हम करते हैं। तो पैकेजिंग में क्या R&D करी आपने? पैकेजिंग पैकेजिंग जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, आई थिंक सबसे पहले दिखता है, कस्टमर पहले दिखता है, करेक्ट सैम्पलिंग तो बाद में होती है, करेक्ट और अगर अच्छा दिखेगा नहीं तो अच्छा बिकेगा भी नहीं। करेक्ट। तो पैकेजिंग में क्या R&D करी आपने? पैकेजिंग में जैसे मैंने बताया, हमारा जो बॉक्स है, वी हैव थॉट कि यार कंज्यूमर को कुछ ऐसा देना है। फ्रेग्रेंस तो देखो कंज्यूमर यूज करेगा, उसने पैसे दिए खरीदी है, बट कुछ ऐसा करे कि वो पैकेजिंग भी रखे, इसीलिए हमने वुडन बॉक्स बना दिया उसके अंदर। इवन सारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ हमने वैल्यू फॉर मनी दिए पैकेजिंग के लिए। कंज्यूमर को ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैंने थोड़ा प्रीमियम चार्ज दिया है, फ्रेग्रेंस तो अच्छी थी बट ये जो पैकेजिंग है ये सारी फेंक दी। मतलब वो पैकेजिंग भी नहीं फेंकता है अच्छा। कंज्यूमर। वी हैव सीन many photos videos on the social media जहां पर कंज्यूमर के घर पे हमको वो डब्बा दिख रहा है। मैं भी अच्छा। अपने कई बार रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूँ, मेरे को दिख रहा होता है वो डब्बा भी रखा है उन्होंने। तो ये हमने पैकेजिंग पे सोचा कि यार कंज्यूमर को अपने पास पैकेजिंग रखनी है। कई सारे आइट्रेशन बनवाते हैं, कई सारी चीजें जब लॉन्च करते हैं कि ये किस यूज का होता है। अभी ना हम 2-3 पूरी रेंज पे काम कर रहे हैं। आई विल नॉट डिस्क्लोज द रेंज नेम। नो प्रॉब्लम, राइट। उसमें वी आर थिंकिंग कि रेंज को कस्टमर कैसे रिलेट करेगा अपने घर पे, उसी के अकॉर्डिंग यूटिलिटीज बनवा रहे हैं उसमें। अच्छा। एंड होपफुली वी विल बी लॉन्चिंग दिस इन अ मंथ और 2। तो टारगेट वही रहता है, पैकेजिंग हैज टू बी सुपर अट्रैक्टिव, कंज्यूमर उसको छोड़े ना। तो ये सारी इंडियन पैकेजिंग है और यू इम्पोर्टेड सब कुछ इंडियन है, सब कुछ इंडियन है। सब कुछ मेड इन इंडिया। योगेश जी, आप जिस ऑडियंस को केटर कर रहे हो, जेन जी पॉपुलेशन स्पेसिफिकली, उनके लिए सोशल मीडिया कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सारा दिन उसी पे रहते हैं। टेल मी व्हाट इज योर कंटेंट स्ट्रैटेजी? हमारा जो जितना भी कंटेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट इज इन हाउस कंटेंट। आप हमारे ऑफिस में भी देखोगे 90% ऑफ द वर्कफोर्स इज अ जेन जी। इसीलिए हमने जेन जी भी हायर की हुई है, क्योंकि उनका क्रिएटिव माइंडसेट, एक्चुअल में उनको पता है कि जेन जी को क्या चाहिए। लेट्स से मेरे को नहीं पता, आई एम अ मिलेनियल्स, राइट। तो वो कंटेंट भी उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कि लेट्स से अगर जेन जी इंस्टाग्राम पे बैठा है तो वो एक बार वो फीड देखेगा, वो स्क्रॉल नहीं करेगा, वो एक बार इसको देखेगा पूरी। तो ये हमारा वो रहता है कि इनफैक्ट पूरा ऑफिस हमारा कंटेंट बनाता है, इंक्लूडिंग मी। ओके। जितने भी लोग आते हैं, इवन इंटरव्यू पे भी आते हैं ना, हम लोग असाइनमेंट में उनसे कंटेंट बनवा लेते हैं। अच्छा। अगर किसी का कंटेंट पसंद आता है हम उसको ऑफर कर देते हैं। तो यही हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी है। तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, बहुत सारे परफ्यूम ब्लॉगर्स हैं, परफ्यूम रिव्यूअर्स हैं, सब जगह हम लोग मार्केटिंग करते हैं। अरे टेल मी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्सेस सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। बिकॉज मैं कहीं आई जस्ट रीडिंग समवेयर कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है, इट कैन गिव यू अ जंप स्टार्ट और थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है, बट इट डजंट हेल्प इन बिल्डिंग ब्रांड क्रेडिबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म। इज इट ट्रू? Very true. I also believe this, but influencer marketing versus celebrity depends upon the scale which you are operating. Let's say you are starting a new brand, राइट। और आप डे वन पे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ले आओगे, will not make sense, राइट। क्योंकि आपकी ब्रांड को कोई जानता ही नहीं है, कोई रीच नहीं है। आपने सेलिब्रिटी से फेस ले लिया, शूट करा लिया, सब कुछ, यू हैव स्पेंट अ हैवी, बट आपको कोई जानता ही नहीं है, ना आपकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप करोगे क्या? यू ऑल मनी विल गो इनटू वेस्ट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको किक स्टार्ट मिल जाता है एट अ वेरी अफोर्डेबल बजट। राइट। एक रीच आ जाती है, एक वायरलिटी आ जाती है। लेट्स से इनिशियल लेवल पे आई वुड से अगर आपका ब्रांड बहुत डिसेंट ऑपरेट कर रहा है, मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी है, शुरू के 2-3 साल तक आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेप्ट सेलिब्रिटी के साथ आपको ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि तब तक आपको आपके पास उतना हैवी कैश भी नहीं होता है। कैश भी नहीं होता, ट्रू, राइट। ये बहुत ही फुलिश डिसीजन होगा कि मेरे अकाउंट में 10 करोड़, उसमें से मैं 8 करोड़ ले जाके सेलिब्रिटी पे स्पेंड कर दूं, तो मेरी तो कंपनी चल गई। आप एक सर्टेन स्केल के पे आ जाते हो, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग हो गया, आपको लोग जानने लग गए हैं, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह वायरलिटी आ गई है, देन फ्रॉम अ डिसेंट जंप, फ्रॉम दिस स्केल टू अ डिसेंट जंप, यू नीड अ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। उसके बाद आपका ब्रांड रिकॉल, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग इसलिए जाती है, लोगों को पता था आपका ब्रांड है, लोगों ने सुना था, बट अब चूंकि सेलिब्रिटी के साथ देख लिया, वो फिर ब्रांड वो एस्पिरेशन क्रिएट भी हो गई। करेक्ट। तो टेल मी, अगर कोई ब्रांड ऑपरेट कर रहा है 100 CR 150 CR के आसपास मंथली, नहीं एनुअली, अगर एनुअल स्केल ये है, तो उस टाइम उनके लिए क्या हो, शुड दे गो फॉर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या फिर वो इन्फ्लुएंसर ही चलना चाहिए? ये बड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर लेट्स से आप 100 CR ARR पे ऑपरेट कर रहे हो और आपका बॉटम लाइन क्या है, अगर आप ब्लीड कर रहे हो बहुत हैवी, तो अगेन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट विल नॉट मेक सेंस।
आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, आपका फंडिंग का अगला प्लान क्या है. लेट्स से अगर आपका फंडिंग स्ट्रांग है, आपने फंडिंग और आपकी पाइपलाइन में है, देन यू कैन थिंक. फंडिंग की विजिबिलिटी नहीं है, यू आर ब्लीडिंग अ लॉट मंथ ऑन मंथ, और आप 100 CR के ARR पे कर रहे हो और आपने अगेन सेलिब्रिटी ले लिया, तो फिर तो SOS सिचुएशन आ गई. तो वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे. 100 CR के बाद ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलोन विल नॉट help you to jump from this 100 to let's say 200 or 300. Right. You need a balanced phase. I will not say a phase which is available at a national level, but at least a regional phase also will help you. एक बजट वाले phase I would say. But again आपकी बैलेंस शीट, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी फंडिंग, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा. हम बात कर रहे हैं कि 100 CR कर रहे हैं, 150 CR कर रहे हैं, तो भी ब्रांड ब्लीड करते हैं. बट इफ़ यू गो बैक प्रॉब्ली 15-20 ईयर्स बैक, तो शायद रेयरली ऐसा कोई होता था कि बिजनेस 150 करोड़ का बिजनेस है और वो ब्लीड कर रहा हो. बट टुडे 100 CR पे पहुंच के भी अगर बिजनेस ब्लीड कर रहा है या 200 पे पहुंच के ब्लीड कर रहा है, इज इट राइट फंडामेंटली? बिकॉज आप पे उस जर्नी थी. करेक्ट. आपने 2-3 साल ले लिए वहाँ पहुँचने के लिए, 2-3 साल लिए आपने, वी आर रीच 100 CR. आपको ऑलमोस्ट यू गॉट 36 मंथ टू इवैल्यूएट योरसेल्फ. आपको एरियाज आइडेंटिफाई करो कि इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है, और आपको टाइम मिल रहा है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो. बट भी 3 साल बाद भी अगर कोई ब्लीड कर रहा है 100 CR पहुँचने के बाद भी, तो इज इट फंडामेंटली राइट या बिजनेस में फ्लॉ है? आपने जैसे एग्जाम्पल लिया 15 से 20 साल पहले का. 15 से 20 साल पहले तो इंडिया में इनोवेशन ही नहीं थे. ठीक है, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो रहा था. इवन जो हो भी रहा था उस समय ब्लीड सोचना माइंड के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. राइट. क्योंकि इन्वेस्टमेंट आल्सो वाज नॉट इजी दैट टाइम. देयर वर मार्केट वाज डोमिनेटेड बाय अ वेरी फ्यू प्लेयर. अभी वो 2012-13 लेट से 14-15 के बाद से वो ट्रेंड चेंज हुआ है. ट्रू. इंडिया में बहुत सारी स्टार्टअप्स आई. ठीक है, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया. बहुत स्टार्टअप है. इनफैक्ट कुछ स्टार्टअप बंद भी हुए बिकॉज ऑफ अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन बिजनेस. आई वुड अग्री कि अगर आप 36 मंथ स्पेंड करने के बाद भी अगर आप ब्लीड कर रहे हो, then there are some flaws in your business, in your product, in your overall strategy. एक तो होता है कि चलो मैं 3 साल बाद भी ब्लीड कर रहा हूँ, बट आई हैव अ प्लान टू मेक इट अ प्रॉफिटेबल. बिकॉज एट द एंड अगर आप चाहे मार्केट जाओगे, चाहे आप ओपन मार्केट जाओगे, IPO लेके आओगे या फिर नहीं भी लाओगे, everyone will ask for a bottom line positive. Exactly. अगर वो आपके पास वो प्लान नहीं है, then no business is going to sustain. अगर आपने लेट्स से इन्वेस्टर को दिखा दिया मैंने 3 साल स्पेंड किया है, बट फ्रॉम अ जीरो टू दिस जर्नी आई हैव एक्वायर्ड दिस कंज्यूमर, और ये मेरा रिपीट है. लेट्स से देयर आर मैट्रिसेस. अगर मेरा रिपीट है, सब कुछ है, और फिर भी मैं ब्लीड कर रहा हूँ बिकॉज आई एम टारगेटिंग अ डिफरेंट ऑडियंस. आई एम टारगेटिंग टू एक्वायर मोर कंज्यूमर. राइट. देन इट इज ओके. आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है, आपका PMS शॉर्टेड है, आपने लेट्स से अभी कुछ मार्केट को टच नहीं किया जहां से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, कोई इशू नहीं है. बट आपने सब कुछ कर लिया है, आपका रिपीट भी नहीं आ रहा है, आप खर्च करे जा रहे हो जस्ट टू एक्वायर कंज्यूमर, राइट, और उनको ट्रायल कराते जा रहे हो, रिपीट आ नहीं रहा है, देन देयर आर फंडामेंटल प्रॉब्लम इन द बिजनेस. वहां आई वुड से प्रॉब्लम है. टेल मी, अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, राइट, तो उसकी चैनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिकॉज आपका GT भी है, MT भी है, ई-कॉम है, देन क्विक कॉमर्स है, अपना वेबसाइट भी है. करेक्ट. व्हेन यू स्टार्टिंग एनी ब्रांड, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सी, अगर आप कोई भी न्यू ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, देन आज बहुत ही कन्वीनियंट है D2C स्टार्ट करना. आपने शॉपिफाई का बैकएंड लिया, आपने किसी को हायर नहीं किया, आपने एजेंसी पास गए, वेबसाइट बनवाई, आपने स्टार्ट कर दिया एक मेटा का अकाउंट लेके. तो ये वैसे तो कैटेगरी स्पेसिफिक है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर एज वेल, बट यस द स्ट्रेटजी शुड बी फर्स्ट D2C, सेकंड इज अ ई-कॉमर्स. ई-कॉमर्स में भी आज एक अनदर चैनल इवॉल्व हुआ है, व्हिच इज अ क्विक कॉमर्स. राइट. क्विक कॉमर्स इन पैरेलल. थोड़ा सा टाइम लेते हैं बिकॉज अगर आप क्विक कॉमर्स के पास जाओगे, दे विल सी योर डेटा कि आपका मार्केट में डिमांड क्या है, क्योंकि वहां पे ना प्रोडक्ट की लाइनअप बहुत लंबा है. राइट. उनके पास स्टोर में स्पेस लिमिटेड है, स्टोर में स्पेस लिमिटेड बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग ए डार्क स्टोर. लेकिन वहां पे SKU असॉर्टमेंट बहुत लंबा है, सो दे विल नॉट लिस्ट एनी प्रोडक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिस्टिंग. राइट. क्योंकि उसको रख के करेंगे क्या, उनका जो ऑपरेटिंग मॉडल है, आई मीन देयर एक्सपेंसेस आर वेरी हाई बिकॉज दे आर सिटिंग नियर टू द कंज्यूमर. तो वहां पर आपको अवेलेबल होने के लिए पहले आपको एक सर्टेन लेवल अचीव करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रीच टू द कंज्यूमर. देन दिस इज my personal belief, then after everything into the online, it should be modern trade first. ओके. because modern trade में वो कंज्यूमर जा रहा है जो आपका ऑलरेडी ऑनलाइन में है. राइट. वो एक मॉल में गया, विजिट किया, वहां पर उसको रिलायंस का स्टोर मिला, लेट्स से डीमार्ट का स्टोर मिला, जाके उसने ले लिया. आपने उसने आपका ऐड देखा था, वो ले लिया. वहां पर एक क्यू बहुत लंबी है कंज्यूमर की,
thousands of consumers are visiting daily. Right. Then I believe that GT should be the last. Okay. Because एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, you have started a new brand with a very limited amount of source. GT के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी चाहिए, because it needs a distribution. Distribution में हर पाइपलाइन में आपका स्टॉक होता है. Right. From your go down to a super stockist to a distributor to a retailer. There are many more as well. तो वहां पर आपका पाइपलाइन का स्टॉक है एंड आपके ब्रांड का पुल, क्योंकि जनरल ट्रेड में ना एक रिटेलर एक लिमिटेड अमाउंट तक प्रोडक्ट बेच सकता है, बट लेकिन Right. वहां पर वो कंज्यूमर आके कहता है कि यार मुझे ना वो दे दो, वही चाहिए फिर। वो निकाल के दे देता है. हाँ. उसके बाद और टाइम नहीं, क्योंकि दूसरा कंज्यूमर खड़ा है. तो अगर आपके ब्रांड का पुल नहीं है ना, वो शेल्फ पे रखा रह जाएगा. एंड द प्रॉब्लम है शेल्फ में स्पेस भी लिमिटेड है. शेल्फ में स्पेस है, उसके पास 20 ब्रांड है, वो वही रखेगा जो बिक रहा है. तो अगर आपके ब्रांड का पुल है, उसके बाद आप जीटी में लेके जाते हो, तो एक तो रिटेलर एक्सेप्ट करेगा कि हाँ कंज्यूमर आके पूछता है इस ब्रांड, राइट, और वो आपका बिकने में भी आएगा, तो उससे आपका रिटर्न के भी चांसेस नहीं है, और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको इमीडिएट टर्न अराउंड देना शुरू कर देगा. अदरवाइज तो आपने अपनी कैपिटल ब्लॉक करनी है, तो कोई सेंस नहीं बनता. यू वेरी राइटली सेड कि D2C इज कन्वीनियंट, करेक्ट. रिलेटिवली वेरी कन्वीनियंट टू एक्चुअली एंटर लॉन्च अ प्रोडक्ट, और शायद इसलिए बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं. बट लेकिन होता क्या है कि लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल फॉर सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी, या दोनों के लिए स्ट्रगल होती है. तो टेल मी, लोग क्या गलत करते हैं D2C में? गलत कर रहे हैं या मॉडल ही गलत है? व्हाट इज इट? सी मॉडल गलत नहीं है एंड लोग भी गलत नहीं कर रहे हैं, मैं ये बोलूंगा. इनिशियल लेवल पे क्या होता है, जब आपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो आपको लोगों तक उसको पहुंचाना है थ्रू दिस एड अकाउंट, थ्रू दिस फेसबुक और इंस्टाग्राम. इट नीड्स इन्वेस्टमेंट. राइट. तो बिफोर लॉन्चिंग लोग ना अपनी फंडिंग को शॉर्ट आउट नहीं करते हैं. लोग देखते हैं कि यार मेरे पास इतना बैलेंस है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, D2C से पैसा आने लग जाएगा, देन आई विल गो इनटू अनदर मार्केट. ऐसा होता नहीं है. आपको एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग न्यू ब्रांड, आपको 1 साल का रनवे एटलीस्ट शॉर्ट आउट करके रखना चाहिए. आपको एक प्लान यू शुड बी हैंडी कि मैं फर्स्ट D2C पे जाऊंगा, मैं स्केल करूंगा, मुझे उसके लिए इतना फंड चाहिए, इतना फंड मेरे को नेक्स्ट 12 मंथ तक कंसिस्टेंट चाहिए, तो मुझे मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू पे सैलरीज एज वेल, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक एज वेल. राइट. देन यू विल गो इनटू ई-कॉमर्स मार्केट. ई-कॉमर्स मार्केट भी तभी होने वाला है जब आपका मेटा ना एक विजिबिलिटी आएगी, जब आपके प्रोडक्ट को लोग जानने लग जाएंगे. अदरवाइज वहां भी कुछ नहीं होने वाला. सो D2C में इनिशियल लेवल पे आपको प्रॉफिट नहीं आने वाला. अगर आप सोचो डे 1 पे आज मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया और मेरे पास प्रॉफिट आने लग जाएगा, उस प्रॉफिट को मैं टर्न अराउंड करने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला. राइट. इट विल कम बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब आपके ब्रांड का रिकॉल आ जाएगा, जब आपके ब्रांड पे रिपीट आ जाएगा. क्योंकि आप ऑनलाइन में किसी भी न्यू कंज्यूमर को जब एक्वायर करते हो, यू विल इन्वेस्ट हेविली इन कैक, heavily in all the marketing clicks, but उसका बेनिफिट कब आएगा, जब आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद आएगा, वो रिपीट आके लेगा. यहाँ पर वो सारे मार्केटिंग के स्पेंड आपके जीरो हो जाएंगे. तो पेशेंस का गेम है. तो बेसिकली जो फंडामेंटली है उस पे चलते रहे, नीड टू हैव पेशेंस, और 1 साल का रनवे होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए आपके अकाउंट में. राइट. अच्छा टेल मी, हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं. इन लास्ट 10 ईयर्स स्टार्टअप इंडस्ट्री एक्सप्लोड हो गई है, पूरा इकोसिस्टम एक्सप्लोड हो रहा है. बट स्टार्टअप आते हैं, बंद हो जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बंद होते हैं, फंडिंग मिलती है, नहीं मिलती, दे डोंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. और इंडिया में स्पेसिफिकली स्टार्टअप का सक्सेस रेट बहुत लो है वर्सेस यूएस. तो हम लोग ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि हमारा सक्सेस रेट इतना लो है? व्हाट इज इट? There are few fundamental problems which we have talked about. One is purely a GTM strategy हमारे पास होती नहीं है. हमने बस आइडिया क्लिक कर जाता है कि यार ये करना है, और कर देते हैं. अब आइडिया तो क्लिक कर गया, अब वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? One is a GTM strategy. Second is again, मुझे आइडिया कर गया कि मुझे हाउस होल्ड में कुछ करना है. अब हाउस होल्ड में तो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, सबके घर में सामान लगा हुआ है, तो आपका PMF क्या है, जिससे आपकी विन स्ट्रेटजी क्या है? सी, अगर आप 100 प्रोडक्ट को बेच रहे हो, ऑल 100 विल नॉट गिव यू सक्सेस. राइट. देयर विल बी अ हीरो SKU, तो वो आपको शॉर्ट आउट करके रखना पड़ेगा. थर्ड, जैसा मैंने बताया कि आपको फंडिंग का प्रॉब्लम है. फंडिंग का आपको शॉर्ट आउट कर, लोग किसी भी चीज पे इतना थॉटफुल प्लान बनाते नहीं है, जस्ट गो इनटू मार्केट और वो लॉन्च कर देते हैं. आफ्टर 6 मंथ और लेट्स से 1 ईयर बाद उनको समझ आता है कि यार पैसा तो खत्म हो गया, और फंडिंग भी नहीं दे रहा कोई. क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि लॉस पे ऑपरेट कर रहे हैं. लॉस पे क्यों ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि रिपीट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्ट फिट नहीं है. प्रोडक्ट फिट नहीं है क्योंकि हमने कोई GTM कुछ बनाई नहीं थी. तो सब कुछ गया. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डे 1 पे यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. सी, लॉस इज नॉट अ प्रॉब्लम. लॉस तो पहले भी होते थे,
लॉस आज भी होते हैं, लॉस इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू शुड Right. बी वेरी क्लियर, यू शुड हैव अ प्लान, यू शुड हैव अ पाथ कि मैं फर्स्ट ईयर इतना लॉस करूंगा, सेकंड ईयर मेरा लॉस ये कम हो जाएगा, अगर नहीं कम होगा तो लेट्स से मेरा रेवेन्यू डबल हो रहा है बिकॉज मैं न्यू कंज्यूमर एक्वायर कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन मार्केटिंग, इन प्रोडक्ट, इन एवरीथिंग। लेट्स से थर्ड ईयर मैं अगर ये सब नहीं कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कम रहा है, लेट्स से मेरे पास प्लान है कि फोर्थ ईयर में आई विल हिट द प्रॉफिटेबिलिटी एट दिस रेवेन्यू, एट दिस स्केल, दिस विल बी माय प्रॉफिटेबिलिटी। इफ यू हैव अ सर्टेन पार्ट एंड आप उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हो, देन आप फेल नहीं होने वाले। राइट। एंड एवरी मंथ ट्रेसिंग एंड ट्रैकेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं ना, डेटा साइंस को, डेटा एनालिटिक्स को बहुत ही लाइटली लेते हैं। आप अगर देखोगे किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में वहां पर रिव्यूज होते हैं बहुत ही टाइम टू टाइम। एग्जैक्टली, हाँ। क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रैकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्लान तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, हम अगले साल का छोड़ो 3 साल का प्लान बना लेते हैं। हाँ। ये हमारा जी बीपी प्लान होगा, हम तीसरे साल 500 करोड़ अचीव कर लेंगे। हाँ। हमने पिछले साल किया है जी 8 करोड़, अब 500 कैसे करोगे बताओ? तो आपने ट्रैक तो किया ही नहीं, करा ही नहीं। तो आपको वीकली रिव्यूज, फोर्टनाइटली रिव्यूज, मंथली रिव्यूज आपको करते रहने चाहिए। ट्रेसिंग बहुत जरूरी है कि आपने अगर प्लान बनाया था, लेट्स से मैं -5% का प्रॉफिटेबिलिटी बनाऊंगा, वो -5 पे हो, 4 पे हो, 6 पे हो। ऐसा तो नहीं -5 के अगेंस्ट में 30 पे चल रहे हो और आपके असम्पशन में जी मैं तो चल रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं 30 आ रही है, मैं तो देखा ही नहीं है। जब 1 साल के बाद जब मैं अपना बैलेंस शीट क्लोज करता हूँ तब मेरे को सरप्राइज मिलता है। अच्छा। तो वो नहीं होना चाहिए। दुर्गेश जी, फाइनल क्वेश्चन टू कंक्लूड, टेल मी, मैंने कहीं सुना था किसी को कहते हुए पॉडकास्ट पे कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आप सब कुछ भूल जाओ, 9 to 6 का जॉब भूल जाओ, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाओ, फैमिली भूल जाओ, हेल्थ भूल जाओ, वीकेंड भूल जाओ। तो इज इट ट्रू? 100% ट्रू। तो अगर फ्रीडम ही नहीं है तो फिर करना क्यों है ये? यार बचपन से हमने ना एक बात कहते सुने हैं कि यार मेहनत कर लो, लाइफ में कुछ अचीव करना है। जब हम छोटे होते हैं हमको ये बात समझ नहीं आती। जब आप एक लाइफ में एक स्टेज पे आ जाते हो तो आपको वो बात समझ में आती है, देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस टू योर किड्स एज वेल। ये बहुत हद तक सही है और इनफैक्ट मैं बोलूंगा 99 के 100% सही है। जब आप स्टार्टअप कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेज पे हो स्टार्टअप में, बिकॉज जब तक आप जॉब कर रहे थे ना, आप एक डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, आप एक डिपार्टमेंट को देख रहे थे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहीं तक थी। अभी जब आप उसके फाउंडर हो ना, तो एवरी डिपार्टमेंट आपको देखना है, क्योंकि कहीं भी कुछ गलत होगा, फेलियर विल बी योर। उस बंदे का फेलियर नहीं होगा, आपका फेलियर होगा। तो आपको इतनी सारी चीजें करनी है, आपको प्रोडक्ट पे भी काम करना है, आपको सब चीज पे काम करना है फंडे। तो 9 to 6 की जॉब तो नहीं होने वाली है। ये जॉब वो होने वाली है सुबह आपके सो के उठने से लेकर रात के सोने तक। अब वो टाइमिंग क्या है वो आपका है। वन थिंग मैं बहुत इसको इंपॉर्टेंट लेता हूँ, आपकी हेल्थ को। हेल्थ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे आप। आप 3 महीने कर लोगे, 4 महीने कर लोगे, 5 महीने आगे आप हॉस्पिटल में आ जाओगे। तो हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसके लिए आपको ना लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। लेट्स से मॉर्निंग का फर्स्ट 1 आवर आपको अपनी हेल्थ पे देना चाहिए, आप अपना एक्सरसाइज, आपका जो भी शेड्यूल है, बैलेंस डाइट हो गई, क्योंकि हेल्थ ही है आपको जो आपको सस्टेन करने में हेल्प मिलेगी। Otherwise, yes, there is a compromise on the family time as well. There is a compromise on your personal entertainment as well. There is a compromise on everything. Right. This is very true. चलो, थैंक यू सो मच दुर्गेश जी, इट वाज प्लेजर टू हैव यू हियर। Same here. बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं। लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है बट उनको क्लैरिटी मिलती नहीं है, डायरेक्शन नहीं मिलती कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है। बट आई थिंक दिस एपिसोड विल हेल्प देम अ लॉट। थैंक यू सो मच। Thank you so much.